नमस्कार, मैं सृजन अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्र विचार पर। आज हम मौजूद हैं महापौर माननीय डॉक्टर उमेश गौतम जी के सिटी कार्यालय पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी उथल पुथल मची है इस चीज़ को लेकर कि कौन सी पार्टी से कौन खड़ा होगा, कौन से वार्ड से कौन से प्रत्याशी को टिकट मिलेगा और किसे नहीं। इसी बीच हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्यकाल रहा है 5 वर्षों का, इससे जनता कितनी संतुष्ट है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि निर्माण कार्य हो रहे हैं, कहीं सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है तो कहीं पुलों का निर्माण हुआ है, यातायात को बहुत बढ़ावा मिला है, लेकिन उसमें जनता का भी विशेष योगदान रहा है क्योंकि जनता ने काफ़ी परेशानियां झेली, इसके लिए कई गड्ढे झेले, धूल का गुबार झेला और भी तमाम सवाल जनता के मन में रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों को आज हमारे चैनल के माध्यम से हम महापौर जी तक पहुँचाएँगे और उनके जवाबों को हम आप तक लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज उपस्थित हैं हम बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी के साथ और यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या बरेली की जनता ने उनको कितना सराहा उनके कार्य को, और उनको कैसा लगा पहला कार्यकाल था उनका मेयर के रूप में। तो आज मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच डॉक्टर उमेश गौतम, माननीय महापौर बरेली नगर निगम। धन्यवाद भाई साहब। गौतम जी, कुछ सवाल ऐसे थे जो बरेली की जनता के बीच में लगातार चल रहे थे। कई बार वो लोग सोच रहे थे कि कार्य तो हो रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि कुछ ने कहा कि पेड़ कट गए, किसी ने कहा गड्ढे बहुत हैं, किसी ने कहा ये तो नगर निगम का काम ही नहीं था, ये तो स्मार्ट सिटी का काम था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल मेरा बहुत ही अच्छा रहा है और जितना काम मैं कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% काम पूरे हो गए हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा काम हो गया है। जो काम रह गए हैं निश्चित रूप से वो भी पूरे होंगे, क्योंकि जो 5 साल का समय है, किसी को भी अगर कार्य के लिए दिया जाता है तो 5 साल का समय बहुत कम होता है। और उसमें समय 1.5 साल ऐसा भी गुजरा जो कोरोना का भयावह समय था, जिस समय काम होने मुश्किल थे। तो कुल मिला के हमने जो काम किए हैं, अगर मैं उसमें प्रमुख रूप से बताऊं आपको, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम है या नगर निगम का काम है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा काम किसका है। और स्मार्ट सिटी क्या नगर निगम का पार्ट नहीं है? हमसे पूर्व में भी मेयर रहे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि स्मार्ट सिटी उनको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। हर बार चूकते रहे, लेकिन हम ही थे जो स्मार्ट सिटी बरेली लेके आए। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रमुख रूप से अगर हमने किया काम तो हर वार्ड में जो समस्याएं थी, वहाँ गलियां नहीं बनी हुई थी, उन गलियों को बनाना, नालियों को बनाना, 90% काम हमने ज़्यादातर वार्डों में ख़त्म किए हैं। एक एरिया कंजादासपुर, नगरिया परीक्षित और नदौसी, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ नगर निगम का पीने का पानी भी नहीं पहुँच पाया था। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गाँव की तरह इस एरिया को छोड़ रखा था और लोग ये कहते ही थे कि जो गांव नगर निगम में शामिल हो गए, नगर निगम ने उनकी क्या तरक्की की है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन तीनों क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा घर हैं जहां लोग रहते हैं। उनको पानी देने के लिए हमने वहां पानी की टंकियां, हर घर नल पहुंचाने का काम किया है। लगातार काम चल रहा है, हर घर में नल लग रहा है। इसी तरह अगर आपको याद हो, दर्शकों को तो खास तौर से याद होगा कि जब मैं मेयर बना था तो पहली बारिश 2018 की जब आई थी तो मुझे ट्रैक्टर पर बैठ के संजय नगर जाना पड़ा था। हमें जितना भी एरिया था, चाहे वो गणेश नगर सिठौरा हो, पानी के बीच में से कई फुट पानी के बीच में से गुजरना पड़ा था। तब हमने पूरे शहर का एक पानी का प्लान बनाया। हजियापुर में 6 करोड़ रुपए की लगभग लागत से हमने सबवेल लगाया। हमने डेला पीर पर 4 करोड़ की लगभग लागत से हमने सबवेल बनाया। हमने गणेश नगर, शांति विहार, सिठौरा, इसमें 4 किलोमीटर लंबा हमने नाला बनाया कि किसी भी तरह पानी की समस्या ना हो। बदायूं रोड पर करगना पर हमने 3 किलोमीटर लंबा बड़ा नाला बनाया, जो क्योंकि नाला था वहां पर लेकिन वो अधूरा था, वो पूरा ही नहीं था, पानी कहीं निकलता ही नहीं था, निकासी ही नहीं थी कहीं। तो वहां हमने 3 किलोमीटर लंबा बड़ा नाला बनाया। इसी तरह हमने जो शहर की रोडें हैं, लोगों ने कहा साहब शहर खोद दिया,
शहर यहाँ खोद दिया, वहाँ खोद दिया। अरे साहब, खुदेगा नहीं तो बनेगा कैसे? अगर घर में एक कमरा भी बनाओ तो थोड़ी तकलीफ रहती है, अगर एक कमरा भी बनता है तो दिक्कत आती है। ये तो पूरा शहर बनाना था। अगर लोगों की मैं मानता और ये सोचता कि एक रोड एक बार में बनाऊं, दूसरी रोड अगली बार में बनाऊं, तो 50 साल लगते बरेली का विकास होने में। इसीलिए हमने सारी तरफ एक साथ काम शुरू किए। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन जब बन जाता है शहर तो उसके मजे भी शहरवासियों को आते हैं। वो गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जो चमकता हुआ है, बदलता हुआ है, और वो पूरी बरेली महसूस कर रही है। जितने भी मेन रोड्स हैं हमने वो सारे बनवाए, हमने उनको स्मार्ट दशा दी है। अगर राजेंद्र नगर में चले जाए, स्मार्ट रोड, वहाँ के लोग पहले कैंट घूमने आते थे, अब उल्टा हो गया, अब कैंट और रामपुर गार्डन के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो ये फर्क है राजेंद्र नगर में, चाहे वो शील चौराहे वाली सड़क हो या स्वयंवर बारात घर से लेके शील चौराहा होते हुए राम जानकी मंदिर हो, या डीडीपुरम मेन रोड से लेके शील चौराहा हो। तो ये सारी रोडें इतनी खूबसूरत बन गई कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। लोगों को लगता है कि ये भी शायद स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी नहीं है साहब, ये नगर निगम है। अगर याद हो अक्षर विहार तालाब, तो लोग निकलते थे, नाक पर रुमाल रख लेते थे कि कहाँ से गुजर रहे हैं, कैसी गंदगी से गुजर रहे हैं, किस तरह भैंसें वहां नहा रही हैं, क्या गोबर का वहां ढेर बन गया है। और अब निकलते हैं तो बिना सेल्फी के वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को चमकता हुआ फव्वारा दिखाई दे रहा है, लेजर फाउंटेन दिखाई दे रहा है, जिसपे पूरा बरेली की पिक्चर, पूरे बरेली के प्रमुख स्थान, जितने भी मंदिर हमारे सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इतना अच्छा वहां दिखाई दे रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब अगर हमारे कोई मेहमान आ जाए तो शाम को कहां ले जाना है, एक अक्षर विहार ले जाइए, वहां दिखाइए कि लेजर फाउंटेन पे कैसा हमारा चमकता बरेली दिख रहा है। इसी तरह गांधी उद्यान, बच्चों के लिए गांधी उद्यान में सिर्फ बुजुर्गों का जरूर टहलने जाते थे, लेकिन वो भी जब वहां बारात घर खोल दिया गया था, शादी का एक वहां पर बहुत बड़ा बारात घर बना दिया था। शादी वहां होती थी, रात को खाना बचता था, वहां पड़ा रहता था, और सुबह घूमने वाले बेचारे आधे में ही लौट आते थे, क्योंकि इतनी वहां पर बदबू हो जाती थी। पता नहीं किस सोच के साथ गांधी उद्यान को शादी उद्यान बना दिया गया। वो भी हमने बंद कराया, और बंद कराकर वहां पर हमने म्यूजिकल फाउंटेन लगाया कि बच्चे जाएं, उनको लगे कि किस तरह का फाउंटेन है, उनको मजा आए देखने का, उनको खेलने का मजा आए। और गौतम जी, एक छोटी सी बात आपसे और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि अभी आपने रोडें चौड़ी करवा दी, ये सब करवा दिया, तो यदि हम इसको पूरे बरेली को एक बार देखें तो ऐसा नहीं लगता कि आपको जहां से अतिक्रमण हटा वहां पर आज, जैसे मान लीजिए आपने एक 70 फीट की रोड को या 60 फीट की रोड को आपने 80 फीट करा दिया या 90 फीट करा दिया, लेकिन उसका फायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जब बची हुई 20 फीट की रोड जो आपने बढ़ाई थी, वहां आज भी ठेले खड़े हैं, वो आज भी ऐसे रिक्शे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो मकसद था, जो उद्देश्य था उसका कि चलने में, यातायात में कुछ आराम मिले, वैसा नहीं मिल पाया। शायद नगर निगम ने क्या किया कि उसको मतलब कई बार लोगों का कहना यह है कि आपने उसको अतिक्रमण हटा दिया, दुकानें जो थी वो भी तोड़ ताड़ दी हैं, मकान भी टूट गए, लेकिन उसकी जगह जो है, जो रोड को वाहनों को मिलनी चाहिए थी, वो आपने रेहड़ी वालों को और रिक्शा वालों को पक्की जगह बना के दे दी कि भैया तुम वहीं खड़े रहो। और पहले वो 30 फीट की जो जगह में जिन लोगों के बलिदान हुए, उससे शहर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रोड आज भी वैसी ही मतलब पतली दिखती है और वैसे ही जाने के रास्ते हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी रोड है जो पतली दिखती है। देखिए, शामतगंज से हम नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो शामतगंज से पुल से जब नीचे उतरते हैं तो आप देखेंगे कि सीधे हाथ को आपने पहले उसको चौड़ा किया था, लेकिन उस पे जो कबाड़ी वाले बैठे हैं उन्होंने आज भी सड़क पे अपना सारा सामान रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, जो दुकानों जिनके ऊपर के छज्जे शायद टूट गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने सामने का अतिक्रमण कर रखा है। तो जितनी चौड़ी रोड दिख रही थी प्लानिंग में थी, उसका फायदा किसी को नहीं मिला। हम बात कर लेते हैं सर गुलाबराय की, एक बार गुलाबराय की बात भी कर लेते हैं। तो एक ऐसा मार्केट जो बहुत लंबे समय से वहाँ सब्जी मंडी चली आ रही है, मैं सोचता हूँ शायद 25-30 साल 35 साल पुरानी थी, और वहाँ बहुत सारे लोगों की दुकानें बहुत सालों चल रही थी। हुआ क्या कि आपके मेयर बनने के बाद आपने अतिक्रमण अभियान चलाया और उसको सब जगह तोड़ दी गई। नो डाउट उस जगह पे आपने अच्छा काम किया कि वो एक थोड़ी सी साफ सुथरी जगह हो गई, लेकिन फिर वही बात कि फायदा वहां भी नहीं मिला, क्योंकि जो दुकानें पहले पक्की थी अब वो कच्ची रूप में वहीं पर है, स्थिति वहीं की वहीं है। देखिए, आपने अब ये 2 जगह का जिक्र किया, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। ईंट पजाया से लेके अगर हम ईंट पजाया तिराहे तक जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पे जहाँ तक सड़क बनी है वहाँ तक ना तो कोई ठेला है ना कोई ठेली है। उसके बाद जो टाइलें लगी हैं, टाइलों पर भी वहाँ कुछ जो कबाड़ी का काम करते हैं वो कभी कभी अपना सामान रख लेते हैं,
लेकिन उसको भी जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है हम उसको तत्काल हटवाते हैं। फिर भी उनका सामान मेरे ख्याल से 2-3 ट्रक तो हमारे यहाँ जब्त होकर रखा हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहाँ कोई जाम की स्थिति नहीं, वो चौड़ी रोड आज भी है और आज चौड़ी दिखाई देती है, बल्कि बरेली के लोग उसे मेरे अतिक्रमण हटाने के नाम से जानते हैं। गुलाब राय की जो रोड है वो अभी हम डिवाइडर लगा के उसको बहुत चौड़ा नहीं कर पाए हैं, इसलिए वहाँ जो अतिक्रमण हटाया गया था कुछ कच्ची दुकानें लगाकर सब्जी की दुकानें लोगों ने लगा रखी हैं, लेकिन जब उसका वो दुकानें तभी हट सकती हैं जब उसका चौड़ीकरण होगा। अभी वहाँ पुल का निर्माण चल रहा है, पुल का निर्माण होने के बाद वहाँ डबल रोड बनेगी, डिवाइडर के साथ बनेगी और किनारे तक नाली बनकर टाइल लग के रोड का चौड़ीकरण होगा। जब रोड कारपेट तक बन जाती है तब वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं होता। और बाकी जगह भी, क्योंकि देखिए रेहड़ी वाले, ठेली वाले वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको भी हमें रोजगार देना है, उनको उजाड़ना नहीं है। इसलिए हमने वेंडिंग जोन बनाए हैं। वेंडिंग जोन सैटेलाइट पे बनाया है, बरेली कॉलेज के पास बनाया है, सुभाष चंद्र बोस पार्क के पास बनाया है, जो हमारा चौपला है उसके नीचे बनाया है, जो किला पुल है वहां पर हमने बनाया है। इस तरह से हमने करीब 16 जगह डिसाइड करी हैं जो वेंडिंग जोन में बनेगी, जिससे कि हमारे ठेले वाले, फड़ वाले वो भी सम्मान के साथ अपना कार्य कर सके, उनकी एक जगह फिक्स हो। इस पे हमारा लगातार काम चल रहा है। डेला पीर पे सब्जी मंडी के सामने हम वो काम करके वेंडिंग जोन जो कमेटी है उसके माध्यम से जो लोग वहां बैठे थे उन्हीं को वहां जगह मिले, उस पे काम कर रहे हैं, शहर को व्यवस्थित करने में लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 साल और उसमें भी 1.5 साल से ज्यादा का समय कोरोना में निकला, लेकिन फिर भी हमने शहर को बहुत व्यवस्थित किया है। इतना व्यवस्थित किया है कि अब बरेली के लोग सम्मान से कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम बरेली में रहते हैं। आपको वो भी याद होगा बरेली, जब किसी गली में निकलते थे और मेन रोड पे निकलते तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था, कहीं लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, सोचते ही नहीं थे कि लाइट होनी चाहिए। 17 साल नगर निगम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज किया। मात्र 30,000 लाइटें थी पूरे शहर में। जब हमने महापौर पद का संभाला, 2017 दिसंबर की बात बता रहा हूं, मात्र 30,000 लाइटें, और इन 5 सालों में हमने 40,000 से ज्यादा नई लाइटें लगाई हैं। अब बरेली में 70,000 से ज्यादा लाइटें हैं। पूरा बरेली जगमगा रहा है, हर जगह रोशनी है, एक भी गली ऐसी नहीं जो अंधेरे में हो। हमने सारी गलियों को रोशन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारी माताएं बहनें जब रात को निकलें तो सम्मान के साथ निकलें, उनके साथ किसी तरह की घटना ना हो। आपको वो समय भी याद होगा 5 साल पुराना, जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। जब माताएं बहनें निकलती थी तो कोई चैन खींच के ले जाता था, कोई कुंडल खींच लेता था, और पैसा तो नुकसान होता ही था, शरीर में चोट और लगती थी, उसका इलाज कराने में पैसे लगते थे। पर हमारे जब से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, ऐसे गुंडों पर तो प्रहार हुआ ही, वहां से भाग गई। लेकिन साथ ही उनके निर्देशों पे ये जो लाइटें लगी और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर 1000 कैमरों से युक्त पूरे बरेली में लग गया। अब अपराधी की हिम्मत नहीं जो बरेली में अपराध कर सके। तो इसलिए लगातार हमने बरेली की तरक्की के लिए काम किया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पूरे देश में अभी मात्र 75 महानगर में है, और उन 75 में से बरेली एक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि हम पिछले कार्यकाल की बात करें, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे सपा रही हो हमारे नगर निगम के अंदर, कि इसमें कोई दो राय नहीं। शायद बरेली के सभी पार्षद और सभी नगरवासी जानते होंगे कि वो गलियां जिसमें कभी रोशन नहीं हुई, जो कभी जिसमें कभी कोई लाइट नहीं जली, और आज स्थितियां वहां पर जाते हैं तो वहां हर कोनों पे लाइट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महापौर जी, आपने जिस हिसाब से बिजली और लाइट की जो व्यवस्था कराई है और जो लाइट पहुंचाई है घरों घरों तक और मोहल्लों तक, वो काबिल तारीफ है। परंतु एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा इससे हटके भी है, कि अभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं नगर निगम के, वो इसलिए हटके हुए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा अभी उनको नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से शायद डील नहीं हो पा रही है या वो आपका टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा इसी से संबंधित एक सवाल ये है कि आपके कार्यकाल में लोगों ने ये भी कहा कि मेयर साहब ने जो है वो कुछ लोगों के नजरअंदाज किया, या बहुत सारे लोगों को उनको नजरअंदाज किया जिनके घरों पे उम्मीद से दुगने या तिगने अपने गृह के टैक्स आ गए, होम टैक्स, हाउस टैक्स आ गया,
और वो टैक्सेशन का एक ऐसा मुद्दा रहा इस पिछले 6-8 साल भर के अंदर कि जिनको लगता था कि 2000 आना चाहिए, उनका 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 1.5 लाख। हालांकि मैं इस बात को भी आपकी तारीफ करूंगा कि जो समस्याएं आप तक पहुंची, आपने उनका तत्काल जो उन्होंने सील किया था उसको हटवाया भी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा, जैसा कि एक आप कह सकते हैं एक समाचार है, और दूसरी तरफ बढ़ते हुए टैक्स। इन दोनों को अगर हम आपस में तालमेल बैठाएं तो ऐसा लगता है कि या तो ऐसा लग रहा है कि टैक्स जितने चाहे उल्टे सीधे टैक्स लगे हों, नगर निगम चाहता है कि वो लोगों से आ जाए और उसके बाद इनका भुगतान किया जाए। तो ये ऐसा क्यों है कि टैक्स ज्यादा क्यों हो और कॉन्ट्रैक्टर का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, मुझे नहीं पता कि किसने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का पैसा नहीं मिल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सबका पैसा पूरी तरह से मिल रहा है, और जिनका नहीं मिल रहा है उनकी कोई ना कोई कमियां हैं। क्योंकि आप देखते होंगे अखबार के माध्यम से भी छपता है कि साहब ये रोड यहाँ से टूट गई या ये टाइल उखड़ गई। तो कुछ पैसा इसलिए रोका जाता है क्योंकि उनका टाइम पीरियड होता है कि 1 साल या 2 साल, किसी का 3 साल टाइम पीरियड होता है कि तब तक उनको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन उन्होंने नहीं किया है तो उनका पैसा कटता है, इसलिए किसी ने ये कहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से सबका भुगतान हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी का भुगतान किसी का रुका हुआ है। और जहाँ तक टैक्स बढ़ाने का सवाल है, इस पे तो मुझे हंसी आ रही है इस क्वेश्चन पे ही कि टैक्स किसका बढ़ गया, क्योंकि मैंने ही इस टैक्स को आतंकी टैक्स का नाम दिया था। और जब मैं नगर निगम में बैठा था, मैंने जनता से वादा किया था कि मैं पहली बोर्ड की बैठक में टैक्स को कम करूंगा। तो मैंने 40 से 50% टैक्स पहली ही बोर्ड की बैठक में कम कर दिया था, और उसके बाद से कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, ना अभी बढ़ाने की कोई आगामी योजना है। लेकिन किसी को अगर ऐसा महसूस हुआ हो कि उसका टैक्स बढ़ा है तो जरूर आके नगर निगम में मेरे से मिले। किसी का भी टैक्स नहीं बढ़ा है, बल्कि पूरे बरेली का टैक्स 40 से 50% कम हुआ है। ऐसा होता है कि अक्सर बहुत सारे मकान या दुकान छूट जाती हैं टैक्स के दायरे में, तो पता लगता है कि 10 साल से साहब उन्होंने कभी टैक्स ही नहीं दिया, तो उनको लगता है कि अरे मेरा टैक्स इतना कैसे आ गया। तो अगर ऐसी कहीं ये त्रुटि है, अगर कोई मानव त्रुटि हुई है, किसी कंप्यूटर से कोई त्रुटि हुई है, तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन मैं बरेली की जनता को ये भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ना टैक्स बढ़ा है, ना आगामी समय में बढ़ेगा। जो कम हुआ है वो कम हुआ ही रहेगा। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ने के जो मतलब कहने का है वो यही कि जो 10-10 साल तक नगर निगम ने टैक्स नहीं लिया, आज वो इकट्ठे टैक्स देके कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक आमतौर पे एक आदमी की तनख्वाह या जो नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और उसने 10 साल से टैक्स नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे पेमेंट ऐसे होते हैं जो हम ले भी नहीं पाते और दे भी नहीं पाते हैं। अब निगम ने कभी समय पे टैक्स नहीं मांगा, आप 10 साल का टैक्स इकट्ठा करके वो एकदम से बोलते हैं, तो उसके केस में आमतौर पर दिक्कत होती है आम जन को, और वो दिक्कत आ भी रही थी। लेकिन आपके द्वारा उनकी भी मदद की गई। मैं आपसे इस बात में दोषी नहीं मानता हूँ महापौर के पद को, क्योंकि महापौर के पद ने उसको लगातार संभाला है। लेकिन इस आग्रह के साथ आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये जनता का आग्रह है, मेरा नहीं, कि मेयर साहब हमारे जो हैं वो जिस तरह से खिलखिलाते चेहरे के साथ जो है वो हमेशा मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही खिलखिलाते चेहरे लोगों के भी रहें और इस टैक्स से बचे रहें या उनका दुष्प्रभाव ना पड़े। ये एक जनता की तरफ से आपसे आग्रह है। और ये चर्चा हम अभी जारी रख रहे हैं, इस इंटरव्यू को भी जारी रख रहे हैं। कुछ और सवाल हैं, वो सवाल जो शायद आपके मन में अभी तक चल रहे थे, आज माननीय उमेश गौतम महापौर बरेली से बात कर रहे हैं हम, आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद।